हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन स्टार्ट करते हैं पेपर 2 का डिस्कशन एमटी एडवांस का। और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जो कहा जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस पी एक्स। पी की वैल्यूज की नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने होंगे, तो क्या करना चाहिए, ग्राफ के थ्रू जाना चाहिए। तो आप मॉड एक्स प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाओ। दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसके, -2 और 2। 2 पे वैल्यू कितनी है 4, -2 पे वैल्यू कितनी है 4, है ना। ये आपका 4 वाली लाइन मेंटेन रहेगी, इधर ऐसा और इधर इस तरीके का आपका ग्राफ बन जाएगा, है ना। ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इधर साइड में जब x आपका ग्रेटर देन 2 हो, तो जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो ये x प्लस 2 रहेगा, ये भी x माइनस 2 रहेगा, एंड दिस इक्वेशन विल बी 2x। ये लाइन जो है आपकी y इक्वल टू 2x है। और जब x आपका -2 से छोटा होगा तब क्या होगा, -x माइनस 2 प्लस 2 माइनस x, तो ये दोनों कट गए -2x। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू -2x, है ना। तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशंस हो गई, -2x 2x, और ये एक रहा आपका 4 वाली लाइन। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि दो सॉल्यूशंस इसके कैसे आएंगे। तो 4 माइनस पी एक्स की अगर मैं बात करूं तो 4 माइनस पी एक्स, देखो p अगर तुम्हारा पॉजिटिव है, अलग अलग लाइनें मैं ड्राई कर लेता हूं। पहला ऑप्शन दिया गया है 0, तो 4 माइनस 0x, ये लेफ्ट साइड का ग्राफ है, यहाँ पे p की जगह 0 रखा, तो 4 माइनस 0x मतलब 4 कितने सॉल्यूशंस दे देगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ये वाली पूरी लाइन ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा तुम्हारा -2 से 2 तक का, बिकॉज राइट साइड का ग्राफ यही हो जाएगा ना। राइट साइड का ग्राफ इन दैट केस विल बी लाइक दिस, है ना। तो ये पूरा -2 से 2 का पोर्शन आपका सॉल्यूशन क्रिएट कर देगा। तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। बी ऑप्शन क्या है 1, तो 4 माइनस एक्स की बात कर रहा है। तो 4 माइनस एक्स अगर हम लाइन ड्रॉ करने जाएंगे तो यहां से पास होगी, ठीक है, और ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे, और ये इधर जाकर के एक बार इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो देखो, क्योंकि 4 माइनस एक्स आपका इज इक्वल टू -2x वाली लाइन को कहीं इंटरसेक्ट करेगा क्या, तो देख सकते हो यहाँ पे कि x इज इक्वल टू -4 पे जाकर के ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, है ना, इधर जाकर के। तो इसका मतलब यहाँ पे दो सॉल्यूशंस होंगे, तो इसका मतलब कि p की जगह पे 1 रखा जा सकता है। और सेम तरीके से इसका जस्ट उल्टा, p की जगह अगर -1 रखोगे तो 4 प्लस x इस तरीके का होगा, जैसे यहाँ पे आया उसी का जस्ट उल्टा। फिर से दो सॉल्यूशंस आएंगे। और डी ऑप्शन आपका है 2, तो 2 वाला जो है इसका मतलब क्या है, आप क्या ड्रॉ करना चाह रहे हो, राइट साइड में y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, है ना। तो 4 माइनस 2x जब आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये लाइन जाएगी और इसके पैरेलल चलेगी, है ना। 4 माइनस 2x तो -2x के पैरेलल होगा ना, तो बस एक ही बार ये इंटरसेक्ट कर पाएगा यहाँ पे, और कहीं पे इंटरसेक्शन नहीं होगा, बिकॉज -2x एंड 4 माइनस 2x आर पैरेलल। तो इस लाइन को तो नहीं इंटरसेक्ट करेगा, सिर्फ यहीं पे इंटरसेक्शन हो पाएगा। तो दो सोल्यूशन के लिए आपको बी और सी ऑप्शंस के साथ जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन नेगेटिव, e की पावर ln 3, यही कहा जा रहा है ना। तो क्या होगा, ln 3 एंड e विल इंटरचेंज पोजीशंस, तो दिस विल कम आउट एज ln e एंड दिस इज ln 3। और ये आपका कैसा है, फिर 1 से बड़ा है, हाँ, तो ये आपका 1 से बड़ा निकलेगा, तो मतलब पॉजिटिव है ही। बी ऑप्शन के बारे में क्या कहा गया, 7 रेज टू पावर, बी ऑप्शन आपका क्या है, 7 रेज टू पावर अंडर रूट log 5 बेस 7 माइनस 5 रेज टू पावर अंडर रूट log 5 बेस, ठीक है। तो इस 7 को 5 की बेस में चेंज करने के लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 की पावर log 5, सॉरी log 7 कर देते हैं, और बेस में 5, ये आपने 7 को लिख दिया। की पावर में आपको क्या लिखना था, log 5 बेस 7 माइनस 5 रेज टू पावर इतना, है ना। ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी भाई, a की पावर m की पावर n, है ना, तो m इंटू n हो जाएगा। तो आप देखो log 7 बेस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट log, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है।
-5 की पावर में अंडर रूट लॉग यहाँ 5 यहाँ से है। तो दिस इज कमिंग आउट एज, बेस को रेसिप्रोकल करके लिख दिया मैंने, बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज करते हुए, तो ये कम आ गया आपके पास, और ये पहले ही से था, तो ये भी कितना हो रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है, जो कि आपका नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, और ये भी आपका नॉन नेगेटिव ही है, ठीक है। सी पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है, सी पार्ट में आपको बोला गया log 5 1/3 log 5 base 3 - 1, तो देखो यहाँ पे 5 है, ये 1/3 है, और इनटू कोई क्वांटिटी लिखी हुई है जो कि तुम्हारी कैसी आएगी, log हाँ मतलब बहुत छोटी होगी 1 से, ऐसा है ना। तो आर्गुमेंट तुम्हारा ओवरऑल कैसा है, 0 और 1 के बीच का है, और बेस 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है, ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी क्योंकि बेस आपका 1 से बड़ा है, आर्गुमेंट 1 से छोटा है। डी पार्ट में देखिए क्या लिखा है, डी पार्ट में आपके पास है log 5/log 3 लिख सकता हूँ, इसको log 9/log 4 लिख सकता हूँ, इनटू इसको log 2/log 5 लिख सकता हूँ। तो ये दोनों साफ हो गए, इसने इसको साफ कर दिया 2 टाइम्स, है ना, 2 log 3 है ना ये, और ये 2 log 2 है, तो इसने 2 टाइम्स, दिस इज कमिंग आउट एज 1, तो ऑब्वियसली दिस वन इज आल्सो नॉन नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप, इंटीग्रेशन वर्ड है और उसको अरेंज किया जा रहा है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ इसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 है नहीं है, हाँ, इंटीग्रेशन में i कितने हैं आपके, 2 हैं, n कितने हैं, 2 हैं, p 2 हैं, ठीक है, e 1 है, g 1 है, r 1 है, a 1 है, तो 4 2 6 2 8 2 10 कितने होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, o भी है एक, सॉरी, है ना, हाँ। अब कहा जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ऑल टीज आर सेपरेटेड, तो सारे टी सेपरेट कर दिया आपने, तो 2 ही टी हैं, गैप मेथड यूज करना पड़ेगा, है ना। तो आप बाकियों को तो अरेंज कर लो, कितने हैं बाकी, तो 2 टी छोड़ दिए तो बाकी 9 चीजें हैं, 9 चीजों का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 एक टाइप के 2 एक टाइप के, इतने तरीके से होगा 9 चीजों का अरेंजमेंट। लेकिन अब हमें 2 टी उसमें सेट करने हैं, ठीक है, तो 9 चीजों के बीच में गैप कितने बन गए, 10, है ना, और 10 में से कोई 2 प्लेसेस हमने टी के लिए निकाल लिए, और उन 2 प्लेसेस पे टी रखने का तो एक ही तरीका होगा, दोनों जगह टी रख दो, बात तो बराबर ही है। तो ये आ जाएगा आपका गैप मेथड से कि भाई हमने टी को हटा दिया जिनको दिक्कत थी, और बाकियों को अरेंज करके लिख दिया, जो गैप्स बचे उसमें टी को फंसा दिया, ठीक है। तो 10 में से 2 प्लेसेस आपने 2 टी के लिए चूज कर ली। बी ऑप्शन में देखिए क्या बोला जा रहा है, नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर, तो वॉवेल्स आपके कोई भी 2 एक साथ नहीं है, तो वॉवेल्स आपके कौन से हैं, ये आपके वॉवेल्स हैं, 2 1 3 4 5 वॉवेल्स है, और 6 आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं, है ना। तो अपन क्या करें, 6 कॉन्सोनेंट्स को पहले सेट कर दें 6 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है, सॉरी ये 2 एक टाइप के हैं, 2 एक टाइप के हैं उनमें से, ठीक है। 6 कॉन्सोनेंट्स को आपने सेट कर दिया। अब 6 कॉन्सोनेंट्स जब आपने सेट किए इतने तरीके से, तो उनके बीच में गैप कितने बन गए, 7, तो उन 7 गैप्स में से आपको क्या करने हैं, 5 गैप्स चूज करने हैं, तो 7 भाई उन 5 में आपको इन 5 को रखना है, तो 7 में से आपने 5 गैप चूज किए, और उन 5 गैप्स में आपको क्या करना है, 2 आई भरने हैं, एक ई एक ए को, तो 5 जगहों पे 2 आई 1 ई 1 ए को भरने के कितने तरीके होंगे, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यही होगा। क्या किया हमने, 6 कॉन्सोनेंट्स जिनको कोई दिक्कत नहीं थी उनको अरेंज कर लिया, फिर हमने कहा कि उनके बीच 7 गैप्स बने, उनमें से 5 गैप्स हमें चूज करने हैं इन 5 वॉवेल्स को भरने के लिए, और उन 5 वॉवेल्स को कैसे भरना है, उन 5 वॉवेल्स में 2 आई थे, इसीलिए नीचे 2 फैक्टोरियल कर दिया। सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में आपके पास क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन, तो नो रिस्ट्रिक्शन है तो आपके पास 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मतलब कि 8, है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला जा रहा है, 27 ABC इज ग्रेटर देन A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, 3A प्लस 4B प्लस 5C इज इक्वल टू 12, देन द वेयर A B C आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। तो अब देखो आप A प्लस B प्लस C बाई 3, अगर इन पे AM GM आप लगाओ, AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, यही होगा, ठीक है। दोनों साइड होल क्यूब कर लिया, तो A प्लस B प्लस C का होल क्यूब 27 ABC, ठीक है, ऐसा आएगा। लेकिन इसने क्या दिया है, इसने 27 ABC को बड़ा दिखाया है, ठीक है। भाई ABC अगर AM GM फॉलो करते हैं तो कुछ इस तरीके का रिलेशन होना चाहिए, बट इसने कहा कि नहीं, हमारा तो 27 ABC जो है वो ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है कि दोनों चीजें सेटिस्फाई हो, ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा दिया गया है। तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब इक्वालिटी होल्ड करे, दैट मीन्स कि A प्लस B प्लस C का होल क्यूब शुड बी इक्वल टू 27 ABC, और इसका मतलब AM और GM बराबर है। AM GM बराबर है, इसका मतलब कि A B और C भी सभी आपस में कैसे हैं, बराबर ही हैं, ठीक है। तो A B C सब बराबर है, तो 3A प्लस 4B प्लस 5C इज इक्वल टू 12 में, है ना, A B C को बराबर कर दो, तो सब कितने हो गए, A B C सब हो गए आपके 1 के बराबर, ठीक है। तो 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर प्लस 1 अपॉन C स्क्वायर आपको पता है कितना होगा, 3 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला जा रहा है, सोल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। अच्छा, तो पहले तो यहाँ पे देखो 2 sin x माइनस 1 और sin x माइनस 1, ये ऐसा ही आ रहा है। sin x को अगर t मान लो मैं, है ना, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, 2t माइनस 1 इंटू t माइनस 1 का प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स योर sin x शुड लाई इन बिटवीन 1 एंड हाफ, ठीक है। और दूसरा सिंपल वाला क्या था, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू आपका है -3 से 4, इक्वालिटी ली गई है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, तो यहाँ -4 आएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 3, है ना। सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस हैज कितने इंटीजर्स हैं, कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये देखते हैं। इस सेट के लिए हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया sin x का, -4 मतलब ये -पाई रहा आपका, है ना, और ये रहा तुम्हारा पाई, यहाँ पे कहीं आ जाता तो हमें तो पाई से पहले ही रुकना है, तो पाई से पहले अपन रुक गए, मान लिया यहाँ पे ये 3 है। हेलो, तो ये आपका 3 मार्क कर दिया हमने यहाँ पे, है ना, और ये रहा तुम्हारा -पाई, तो -पाई से थोड़ा और इधर जाना पड़ेगा हमें, -4 तक, है ना, ये रहा पोर्शन। अब sin x तुम्हारा 1 और हाफ के बीच होना चाहिए, ओके। तो sin 3 जो है तुम्हारा वो कैसा होगा, हाफ से कंपेयर अगर करें तो, भाई हाफ कब बनेगा sin x हाफ बनेगा तुम्हारा पाई माइनस पाई बाई 3 पे, सॉरी पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब 5 पाई बाई 6 पे, और 5 पाई बाई 6 की अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारा कैसा होगा, 3 से छोटा होगा, पाई की जगह रख दो 3.14, तो देख सकते हैं 3 से छोटा है, तो हाफ इसका मतलब 5 पाई बाई 6 पे बन चुका होगा, ठीक है, 5 पाई बाई 6 पे ये हाफ होगा, ठीक। और इधर अगर देखा जाए तो इधर कहां पे आएगा, -पाई, और उससे हम कहां चले जाए, -पाई और तो पाई बाई 6 और इधर तो साइन ओवर -7 पाई बाई 6, तो ये भी आपका 4 से छोटा ही होगा, है ना, -4 मतलब -4 से कंपैरेटिवली बड़ा इनफैक्ट, है ना, ये -4 से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कहीं पे -7 पाई बाई 6 आएगा, ये पाई रहा, यहाँ पे -7 पाई बाई 6 और -4 और लेफ्ट में होगा। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि आपके पास एक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन और ये 3 सोल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट, मतलब ये पूरा ही आएगा ना, इनफैक्ट आपके पास
हाफ से 1 चाहिए, तो हाफ से 1 के लिए अगर मैं देखूं तो इधर ये पोर्शन आ जाएगा और इधर तुम्हारे पास आ जाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो -4 से पाई, फाइनल सोल्यूशन क्या हुआ, ये पोर्शन हुआ -4 से -7 π/6। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4 से -7 π/6 और इधर π/6 से 5 π/6, है ना। तो यूनियन π/6 से 5 π/6, ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, समेशन ओवर 10CR 20C 10 -R, यही लिख सकते हैं 10CR 20C 10 -R। R कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका, 0 से लेके 10 तक, ठीक है। तो देखो ये तो बहुत आसान हो गया, नीचे ऑलरेडी लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम कांस्टेंट है, तो आंसर कितना होगा 10 + 20 ऊपर, नीचे लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम है 10। कुछ मिसिंग है क्या, नहीं भाई, 0 से छोटा तो कुछ रखोगे नहीं और 10 से बड़ा भी कुछ नहीं रख सकते हो, इसका मतलब 30C10, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला जो ऑप्शन है उसके लिए भी हमने आपको फॉर्मूला बता रखा था, इसमें से एक x की पावर n का अगर आपको x कोफिशिएंट निकालना है तो अपन -21 फिर -20 -19 ऐसे करके लिखते जाएंगे, तो वो एक बार उसी फॉर्मूले से कर देना जो एनी इंडेक्स में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला कि 0,1 आपका इंटरसेप्ट है, ओके, 2,0 एक रूट है और एक रूट है α,0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक कैसी होगी, मतलब ये इस तरीके का x, एक रूट अल्फा एक रूट 2, है ना, और लीडिंग कोफिशिएंट भी कुछ भी हो सकता है, ठीक। 0,1 से ये पास करता है, तो 0,1 से पास करता है तो इसको सेटिस्फाई करा दें 0,1 से, या फिर इसको ऐसे ही लिखते हैं, चलो देखते हैं। 0,1 और 3,1 दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ओके। तो 0,1 से अगर ये पास करता है थ्रू 0,1 तो 1 इज इक्वल टू k इंटू -α-2, ठीक है। तो 2k अल्फा इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होगी। 3,1 से भी पास करता है तो 1 इज इक्वल टू 3 - अल्फा, x की जगह पे 3 रख रहे हैं ना हम, तो बस इतना, तो सेकेंड, है ना, ओके। तो 3k k अल्फा, 3k k अल्फा इज इक्वल टू 1, तो k अल्फा इज इक्वल टू हाफ, 3/2, तो k आपका कितना आ गया, हाफ के बराबर आ गया। k अगर आप हाफ रखते हो तो अल्फा कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो अल्फा आपका 1 है, k आपका हाफ है, तो ये आपके पास निकल करके आ गया कि दिस इज y इज इक्वल टू हाफ इंटू x माइनस अल्फा इज 1 x माइनस 2, ये है। तो हाफ x² माइनस 3x प्लस 2, है ना। अब इसके लिए आपको क्या करना है, वर्टेक्स वगैरह फाइंड आउट करना है, तो ये तो आसान सी चीज़ है, आप कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला गया है, 1, -1 से हमने सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x² + y² इक्वल टू 2a², है ना भाई। x² + y² इक्वल टू a² का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, x² + y² इक्वल टू 2a², और 2a² यहाँ पे कितना है, 1 के मतलब 2 के बराबर ही है, रेडियस 1 है ना, तो x² + y² इक्वल टू 2, और इसी पे तो लाई करेगा वो पॉइंट 1, -1 जो भी दिया गया है, ठीक है। 1, -1 आपका इसी पॉइंट पे, इसी सर्कल पे लाई करेगा, मतलब डायरेक्टर सर्कल के एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स खींच रहे हैं। तो अगर डायरेक्टर सर्कल के पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे तो इसका मतलब क्या है कि उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं अगर आप ये ऑब्जर्व कर लेते हो तो।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये इलिप्स को इंटरसेक्ट करता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आपका इलिप्स को इंटरसेक्ट करता है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मान लिया ये a है और ये b है। कह रहा है कि a पे आपने टेंजेंट खींचा, आपने b पे टेंजेंट खींचा, किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। ये p पॉइंट सपोज h के है। तो इस तरीके की डिस्कशन हमने पहले भी किया है कि आपको टेंजेंट निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा देखो कि HK के रिस्पेक्ट में दिस AB विल वर्क एज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो T इज इक्वल टू 0 विल बी इट्स इक्वेशन एंड इट विल बी XH बाई A स्क्वायर विच इज 3 प्लस YK बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू 1, है ना। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 0 कुछ इस तरीके का होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट HK। और हमें पता है कि इसी लाइन की इक्वेशन हमें दी जा रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दें। h बाई 3 वहां x का कोफिशिएंट है, नीचे 1 है, y का कोफिशिएंट k बाई 4 है, यहाँ 1 है, 1 बाई 1। तो h की वैल्यू 3 आ गई और k की वैल्यू 4 आ गई और यही आपका पॉइंट हो जाएगा। अब इसको देख लो, ए ऑप्शन करेक्ट है, बी रॉन्ग है। 3,4 आपका सी वाली लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। डी में भी सेटिस्फाई करा करके देख लो कि क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या। ठीक है, हो ही जाएगा वो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स टेकन 2 एट अ टाइम इज k, देन k इज डिविजिबल बाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, टेकन 2 एट अ टाइम, तो इस तरीके के लिए हमने क्या बताया था, फंडामेंटल्स पार्ट 1 में भी हमने ये फॉर्मूला कहा था, समेशन ओवर अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सारे इंडिविजुअल अल्फा आ जाते हैं, ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स पेयर वाइज, यही आता है ना, ठीक है। तो वही पेयर वाइज ही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली आपको करना क्या है, 1 से लेकर के अप टू 25 का स्क्वायर है ना, उसमें से मैं इसको घटा दूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 25 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, यही आपसे पूछा गया। 1 से लेकर 25 तक का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो आप निकाल लोगे ना, ये सम, ये भी फॉर्मूला आपको पता है, स्क्वायर्स का सम क्या होता है, n+1 2n+1 बाई 6। तो बस अब आपको वहां से कैलकुलेशन कर लेनी है कि ये वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, व्हेन 7 raised to power 103 is divided by 25, है ना। तो 25 कहा गया है, तो 25 के किसी मल्टीपल के आसपास 7 की पावर खोजेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली 7 की पावर 249 जो है वो 25 के मल्टीपल 50 के आसपास का है ना। तो इसको लिख दिया हमने 7 इंटू 49 की पावर 51 लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज 7 इंटू 50 माइनस 1 रेज टू पावर 51, है ना। अब अगर इसको आप एक्सपेंड करो तो क्या बनेगा, 51c 0 50 रेज टू पावर 51, है ना, माइनस 1 की पावर 0 प्लस 51c0 सॉरी c1, है ना, 50 की पावर 50 आ जाएगा माइनस 1 की पावर 1। ऐसे करते करते 51c 50 आएगा माइनस 50 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 50 और 51c 51 माइनस 1 की पावर 51, ये आपके पास टर्म्स होंगी, है ना। अब देखो हर एक टर्म कैसी है, 50 से डिविजिबल है, ये सब 50 से डिविजिबल है, कहां तक, यहां तक, ठीक है, सब में 50 प्रेजेंट है मतलब 50 से डिविजिबल है। ये वाले में 50 नहीं है, तो इसका मतलब ये सब तो 50 से डिविजिबल हो गए, ठीक है, सब 25 से इनफैक्ट डिविजिबल हो गए। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये सब 25 से डिविजिबल है, ठीक है। एक टर्म नहीं डिविजिबल है, कौन सा, लास्ट वाला, जो कि कितना लिखा है, -1। तो दिस इज बेसिकली 7 इंटू 125 लेमडा माइनस 1, सो दिस इज ऑफ टाइप 175 लेमडा माइनस 7, ठीक है। तो अगर आप 25 से डिवाइड करो तो ये तो पूरा डिविजिबल है, -7 आपका रिमाइंडर आ रहा है, बट -7 अगर रिमाइंडर हो तो क्या करेंगे, अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव आता हो तो क्या करते हैं, डिवाइजर को एक बार ऐड कर देते हैं। तो -7 आ रहा था, डिवाइजर एक बार ऐड कर दीजिए, आंसर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 12th क्वेश्चन में 10 वैरायटी ऑफ आइसक्रीम्स, एवरी वैरायटी हैज सफिशिएंट नंबर ऑफ आइसक्रीम कप्स
अ पर्सन वांट्स टू बाई 4 कप ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, उसे क्या चाहिए कि भाई x1 x2 x3 10 तरीके की आइसक्रीम्स हैं और उसे क्या करना है, 4 आइसक्रीम्स उठानी है, ठीक है। वो इसी की पहले ही टाइप की 4 उठा सकता है और हो सकता है कभी सारे टाइप की एक एक उठाए, मतलब कोई भी 4 टाइप चूज करके, मतलब x1 फर्स्ट टाइप, number of cups from first type of ice cream, number of cups from second type of ice cream, and this is number of cups from 10th type of ice cream. तो टोटल तो सम 4 रहना चाहिए, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो नंबर ऑफ वेज 4 + 10 - 1 c, ठीक है, n प्लस कितना हो जाएगा भाई, 0 से 4 तक सभी जा सकते हैं, n + r - 1 c r - 1 ही होगा, तो आपके पास आ जाएगा 13c9, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ 7 डिजिट नंबर्स विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स ऑफ द फॉर्म ai इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ai आपका 0 नहीं है और a4 आपका लार्जेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, a4 आपका सबसे बड़ा होगा, है ना, और इसका मतलब कि अच्छा सभी डिस्टिंक्ट भी हैं, है ना, 7 डिजिट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स, तो सातों डिजिट्स अगर आपके डिस्टिंक्ट हैं तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने आपके पास 0 को छोड़ के 9 डेसिमल नंबर्स जो है 0 से 1 से लेके 9 तक, 9 में से कोई 7 चीजें आपने चूज करनी, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी वाली चीज होगी उसमें से वो तो पक्का A4 पे जाएगी, पक्का, ठीक है, तो सबसे बड़े वाले को A4 पे रख दिया, है ना। अब A4 के राइट साइड में 3 चीजें, A4 के लेफ्ट साइड में 3 चीजें, तो आपके पास बचे कितने हैं, 6 चीजें बची हुई है ना, सबसे 7 चीजें सेलेक्ट की थी, सबसे बड़े वाले को आपने A4 पे भेज दिया, तो जो 6 चीजें बची हुई हैं उनमें से आप कोई भी 3 चूज कर लो, मान लो राइट साइड के लिए 6C3, 6 में से कोई भी 3 आपने चूज कर ली, राइट साइड में रखना है। अब इन जिनको राइट साइड में रखना है उनको रखने का तो एक ही तरीका होगा ना भाई, मान लो राइट साइड में तुम रखने वाले हो 3, 4 और 1, ठीक है, तो सबसे पहले किसको रखोगे, मतलब एक्सट्रीम राइट में आप 1 को रखोगे, उसके जस्ट बगल में 3 होगा और उसके बाद 4 होगा, क्योंकि ऑर्डर तो मेंटेन्ड है, उसने कह रखा है कि भाई 5 > 6 > 7 ऐसा होना चाहिए, तो 9C7, फिर A4 एडजस्ट हो गया, फिर जो 6 चीजें बची थी उनमें से 3 चीजें आपने चूज कर ली राइट साइड के लिए। अब लेफ्ट साइड के लिए 3 चीजें बची हुई हैं, उनको भी रखने का एक ही तरीका होगा, तो बाकियों को रखने का भी एक ही तरीका, दिस विल बी योर नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो ये पहले भी आपसे पूछा जा चुका था क्वेश्चन एग्जाम में। 14th क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 3x + 6y = k इंटरसेक्ट करता है कर्व को एट पॉइंट्स A and B, द सर्कल ऑन AB एज डायमीटर पासेस थ्रू ओरिजिन। क्या कहा गया, कहा गया कि कोई भी एक कर्व है, मान लीजिए, ठीक है, कोई भी एक कर्व है, इसको एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया AB पे, और AB को डायमीटर लेकर के जो हम सर्कल बनाते हैं वो ओरिजिन से पास करता है। तो अगर इसको डायमीटर लेके बनाया गया सर्कल ओरिजिन से पास करता है तो इसका मतलब कि ये सेमी सर्कल का एंगल होगा ना, यहाँ पे ओरिजिन पे ये सेमी सर्कल का पॉइंट होगा, और फिर यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ, होमोजिनाइजेशन। कर्व को अगर हम लाइन के साथ होमोजिनाइज करते हैं तो ये जो OA और OB कंबाइंड ये जो लाइंस हैं इनके बीच का एंगल 90 डिग्री आना चाहिए, यही कहा जा रहा है ना। AB को डायमीटर मान के जब हम सर्कल बनाए तो वो ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड करता हो, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास करता है वो सर्कल। तो आपको क्या करना है, आपको होमोजिनाइज करना है कर्व्स को, ठीक। तो देखो एक बार यहीं पे देख लेते हैं, कर्व क्या है, 2x² + 2xy = 1, और यहाँ पे अपन क्या रख देंगे, 3x + 6y/k का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब यहां से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिल जाएंगी, OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन मिलेगा। बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो अगर बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो कैसे बताते हैं हम कि जो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना आएगा 9/k²। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 36/k²। इनका सम 0 होना चाहिए। तो यहां से आपको मिला 5 = 45/k²। तो आपके पास पता चलता है कि k की वैल्यू कितनी होगी आपकी ±3 होने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कहा जा रहा है कि A 3 है, B 4 है और आपको R1 R2 + R R3/16 ये कैलकुलेशन है, R1 R2 + R R3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा अपॉन S A, दिस इज डेल्टा अपॉन S - B, तो दोनों का प्रोडक्ट S - A S - B प्लस दिस इज डेल्टा बाई S, दिस इज डेल्टा बाई S - C, दिस इज डेल्टा स्क्वायर अपॉन S × S - C, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर आपका कॉमन हो गया, एलसीएम आपने लिया S - A S - B S - C, ठीक है। S × S - C प्लस S - A × S - B है ना। तो डेल्टा स्क्वायर से ये नीचे साफ पूरा, बाकी बचा मतलब इसको कट कर दिया है ना, बाकी बचा आपके पास S², यहाँ से S², 2S² माइनस CS माइनस AS माइनस BS प्लस AC, ठीक है। तो 2S² ये रहा, माइनस S कॉमन लेकर के यहाँ बचा, इन तीनों में A + B + C प्लस AC, A + B + C इज 2S, ये दोनों गए कट है ना, 2S × S और ये कट गए, बाकी बचा AC, A और C आपको अच्छा सॉरी AC नहीं AB, हाँ AB, तो A और B आपको पता है, ठीक है। तो मतलब ये आपका कितना आ रहा है A × B 12 आ जा रहा है, तो 12 + 12/16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि लाइन है 2y + x = 8, ये कट करती है पैराबोला को एट A एंड B, ठीक है। तो y² = 4x है, इसको किसी लाइन ने कट किया एट A एंड B, ठीक। A और B पे नॉर्मल्स खींचे गए जो उनकी P पॉइंट पे कट करते हैं। A पे नॉर्मल सपोज ये मान लो B पे नॉर्मल, दोनों ने कट किया P पॉइंट पे और P पॉइंट से एक तीसरा नॉर्मल ड्रॉ किया गया है और हमें वो नॉर्मल की बेसिकली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना, ठीक है। नॉर्मल की इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है ना। तो इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल इज, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार। इक्वेशन नॉर्मल की -4 तो स्लोप है ही, बता दिया गया। तो y = mx - 2am, a जो कि 1 है, -am³, ठीक है। और m की जगह आपको रखना ही है -4, क्योंकि दे ही रखा है इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल इज -4, तो -4x, ठीक है। और ये 8 हो जाएगा और 4³ मतलब 64 प्लस का है ना। तो एक m की जगह पे हमें क्या रखना था, -4 ही रखना था। तो ये आपका हो गया 8 और ये हो गया आपका 64। तो दिस इज 25C इज बेसिकली 72, सो C = 72/25 और +10, ये पूछा गया है आपसे है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या कहा जा रहा है, वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल ABCD इज 4y = x + 7 if A and B are points -3, 4 and 5, 4। तो अपन ऐसा ले रहे हैं -3, 4, ठीक है, और एक है आपका 5, 4, ये दोनों रेक्टेंगल के दो एंड पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है। सपोज ये A है, ये B है, ऐसा, ठीक। एंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाई 4y = x + 7 between rectangle ABCD is P
सपोज ए बी सी डी आपका मान लीजिए ये रेक्टेंगल था, है ना, इसका एक डायमीटर, इस सर्कल का एक डायमीटर है 4y इज इक्वल टू x प्लस 7। तो डायमीटर तो ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से हमने पास करा दिया, मान लो ये मान लो वो डायमीटर है ना, कैसे भी हो सकता है, मतलब है ना, 4y इज इक्वल टू x प्लस 7। और कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको ये पता है ना, ये -3,4 है और ये है 5,4। एक चीज़ मैंने बताई थी आपको इंटरेक्शन सेशंस के दौरान कि अगर कभी भी सर्कल पे 2 पॉइंट दिए गए हो तो हमेशा क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसी पे हमेशा सेंटर लाई करेगा, है ना। -3, 4 और 5, 4 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा हमारा सर्कल का सेंटर वहीं पे लाई करेगा, ठीक है। सर्कल के 2 पॉइंट्स दिए थे और सर्कल के 2 पॉइंट्स अगर गिवन हो तो हमेशा उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू हम एक इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में ले सकते हैं। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आएगा, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा आपका कितना, 1, है ना। x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन जो है वो इस सेंटर से पास करती है, मतलब 4y इज इक्वल टू x प्लस 7, ठीक है। और x इक्वल टू 1 कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे भाई, 4y इक्वल टू x प्लस 7 भी सेंटर से पास करेगा क्योंकि ये डायमीटर है, और x इक्वल टू 1 भी सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर हो जाएगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, 1,2, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, सर्कल की इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई, तुम्हें इंटरसेप्ट निकालना था मतलब एक तरीके से यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ पता करनी थी, यही कहा गया है क्वेश्चन में। तो ये वाली लाइन तुम्हारी क्या है, x इक्वल टू 5 वाली लाइन है ना, तो y कितना मिल जाएगा, 3। तो ये तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस BC लाइन के साथ आ जाएगा 5,3, ठीक है। और इस लाइन के साथ क्या आएगा, AD वाली लाइन के साथ भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका 4y इज इक्वल टू x प्लस 7 अपन बना ही लेते हैं एग्जैक्ट लाइन, इससे पास करेगा, ठीक है। और फोर वाई इज इक्वल टू x प्लस 7, तो इस लाइन को कट करेगा ये -3,1 पे, है ना। और 4y इज इक्वल टू x प्लस 7 और ये x इज इक्वल टू -3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिया, और यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 5,3, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपका आंसर, ठीक है। तो 2 और 8, हाँ, ये लेंथ आपकी इंटरसेप्ट हो जाएगी 5,3 से -3,1 तक की डिस्टेंस। तो दिस इज √8² प्लस 2² मतलब √68 आ जाएगा ये आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व्स। तो जब भी 2 कर्व्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस आए तो हमेशा क्या सोचना है, हमें एक ऐसे नॉर्मल के अलोंग सोचना है जो कि दोनों के लिए कॉमन हो, कॉमन नॉर्मल के अलोंग सोचना है जब भी कभी हमें मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस 2 कर्व्स के बीच की कही जाए। तो आपको एक ऐसा नॉर्मल सोचना है जो सर्कल के लिए भी नॉर्मल हो और पैराबोला के लिए भी नॉर्मल हो। तो सर्कल के नॉर्मल के बारे में आप क्या जानते हो, सर्कल का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो पैराबोला के लिए आप नॉर्मल की बात करोगे, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है। वो कैसा होगा, वो किस पॉइंट से पास कर रहा होगा, सर्कल के सेंटर से, और सर्कल का सेंटर कितना है 2,8 है ना। तो 2,8 से इसको सेटिस्फाई करा दो। तो 8 इज इक्वल टू 2m माइनस 2m माइनस 2m माइनस m क्यूब। तो ये साफ हो गया, m इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू, अच्छा m इक्वल टू -2 स्लोप की जो लाइन होगी वो कॉमन नॉर्मल का काम करेगी, ठीक है। अब एक चीज को समझिएगा,
ये सर्कल है, ये एक पैराबोला है। कॉमन नॉर्मल के लिए हम कह रहे हैं कि ये एक लाइन है जो कि कॉमन नॉर्मल है, पैराबोला के लिए भी नॉर्मल है, इसके लिए भी नॉर्मल है, ठीक है। इस लाइन का स्लोप -2 है, तो -2 स्लोप वाली लाइन है ना, -2 स्लोप वाली लाइन पैराबोला को किस पॉइंट पे कट करती होगी? -2 स्लोप वाला नॉर्मल किस पॉइंट पे नॉर्मल बना होगा? ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो m इक्वल टू -2, अगर इस लाइन का स्लोप -2 है, ठीक है, और ये इस पॉइंट पे नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल का t कितना होगा? इस पॉइंट का t कितना होगा? इस पॉइंट का पैरामीटर कितना होगा? 2 के बराबर होगा, ठीक है। ये रहता था ना, स्लोप और पैरामीटर, टेंजेंट की स्लोप और पैरामीटर में क्या रिलेशन रहता है? तो m इज इक्वल टू 1/t। नॉर्मल की स्लोप और पैरामीटर में क्या रिलेशन रहता है? m इज इक्वल टू -t। तो अगर ये लाइन की स्लोप -2 है तो ये किस पॉइंट पे नॉर्मल बनी होगी? t इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 80² 280। a कितना है आपका? 1 है। 80² 280 है ना, ये 4,4 हो गया। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 2,8 है। तो अगर हमें क्या कहा गया है? मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, यही होगी ना। तो अपन कैसे निकालेंगे? c ये रहा, p ये रहा, और उसमें से अगर इस r को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरी मिनिमम डिस्टेंस निकल आएगी। तो cp माइनस r विल बी आवर मिनिमम डिस्टेंस। तो cp कितना है? cp निकाल लो। cp माइनस r लिखना चाहते हैं हम, तो cp माइनस r के लिए cp कितना है आपका? 2 और 4 मतलब 20 √20 cp है, ठीक है। और r कितना है आपके पास? r है इस सर्कल का 64 और 68 और माइनस 63 65 सॉरी -5 है ना। दिस इज 2√5, दिस इज √5, डिफरेंस आ गया √5। तो मिनिमम डिस्टेंस आपकी कितनी है यहाँ पे? √5 के बराबर है पैराबोला और सर्कल के बीच में। कैसे सोचना है? कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग। तो सर्कल का नॉर्मल मतलब 2/8 से पास करता होगा, और वही इसका मतलब नॉर्मल जो है 2/8 से पास करने वाली जो लाइन है वही पैराबोला के लिए भी नॉर्मल हो जाए। मतलब पैराबोला के नॉर्मल को 2/8 से आपने सेटिस्फाई करा दिया। m इक्वल टू -2 आया, m इक्वल टू -2 से हमें पैराबोला पे पॉइंट पता चल गया कि कौन से पॉइंट है, t इक्वल टू 2 है, ठीक है। ये पॉइंट और सर्कल के बीच की डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, तो बस 4 से मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? cp माइनस r के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये डिस्कशन एंड होता है पेपर 2 का। पेपर 2 कहा जाए तो पेपर 1 के कंपैरिजन में टफ था, लेकिन ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ये पेपर कंपैरेटिवली बेहतर था आपका, खास करके जो इसके इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे, और इसके अलावा आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी कहें थोड़ा सही था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कई लोगों से मिस्टेक हो सकती है। आप जो लीडिंग कोफिशिएंट के था उसको आप मिस कर सकते हो। अगर इंटीजर टाइप्स में बात करें अपन, तो आपके पास मतलब 17th और 18th क्वेश्चन अच्छे से थे। ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का ही था। वैसे पेपर 1 और पेपर 2 को कंबाइंड देखें तो इट विल बी कंसीडर्ड इजी टू मॉडरेट ओनली। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। थैंक यू ऑल।